गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा सब्जेक्ट है वेक्टर्स। और वेक्टर में आज हम देखेंगे डिटेल से एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब सदिश राशियों का जोड़। फिजिक्स में वेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हमने वेक्टर्स के लिए स्पेशल क्लासेस रखा। तो सबसे पहले हम आते हैं वेक्टर में। तो वेक्टर्स को हम अलग से क्यों पढ़ते हैं? तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि जैसे अगर हम बूलियन अलजेब्रा की अगर बात करें, जो हम फिजिक्स में ही पढ़ेंगे आगे, तो बूलियन अलजेब्रा में वन ऑन को बोलते हैं। अगर हमने स्विच को ऑन कर दिया तो वन बोलते हैं, अगर स्विच को ऑफ रखा तो इसको हम जीरो बोलते हैं। तो अगर वन और वन किया, इसका मतलब दो बार आपने ऑन किया, या हो सकता है कि दो स्विच को आपने फर्स्ट स्विच को ऑन किया या दूसरी स्विच को ऑन किया। तो अगर ऑन करते हैं तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका वन। तो यहाँ आपका आंसर होगा वन और वन हो जाएगा, यहाँ आंसर टू नहीं होगा। इसलिए क्योंकि ऑन और ऑन करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑन ही होगा। तो यहाँ दो आता ही नहीं, यहाँ दो ही, बूलियन अलजेब्रा में दो ही नंबर चलता है, जीरो और वन। जीरो ऑफ के लिए, वन ऑन के लिए। तो यहाँ दो आएगा ही नहीं, इसलिए या तो जीरो या वन होगा। दो ही ऑप्शन है बूलियन अलजेब्रा में। तो बूलियन अलजेब्रा की हम जब बात करेंगे आगे, तो ये मॉडर्न फिजिक्स में हम देखेंगे। तो यहाँ जीरो और वन आएगा, तो इसलिए यहाँ हमारा वन आएगा। अगर हम बाइनरी अलजेब्रा में पढ़ें, अगर बाइनरी हम पढ़ते हैं कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं बाइनरी, तो बाइनरी नंबर में केवल दो ही डिजिट चलता है, जीरो और वन। वन का मतलब ट्रू, अगर आपका लॉजिक ट्रू है तो वन है, अगर आपका लॉजिक जीरो है इसका मतलब फॉल्स है। तो जीरो और वन ही चलता है, जितना भी नंबर है वो जीरो और वन के फॉर्म में ही रहेगा। इसलिए वन और वन को जनरली अगर जोड़ते हैं तो टू होता है, लेकिन यहाँ टू नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे वन और जीरो। यहाँ लिखेंगे वन और जीरो। इसको 10 नहीं पढ़ना है, इसको 10 नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है वन और जीरो, वन और जीरो, वन जीरो पढ़ेंगे इसको, वन और जीरो। अब अगला सवाल, अगर सिंपल जो अलजेब्रिक इक्वेशन है, सिंपल अलजेब्रा में जो पढ़ते हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग या नंबर सिस्टम, या अगर स्केलर है तो सिंपली हम जोड़ देते हैं। अगर एक और एक है तो यहाँ दो। लेकिन वेक्टर में बूलियन अलजेब्रा वाला भी लॉजिक काम नहीं करेगा, बाइनरी अलजेब्रा वाला भी लॉजिक काम नहीं करेगा, यहाँ सिंपल अलजेब्रा भी नहीं काम करेगा। यहाँ जो काम करता है, वेक्टर का एक अपना रूल्स है, वेक्टर का एक अपना संविधान है, जिसके बारे में हम बहुत सारे वेक्टर पे क्लासेस, बेसिक क्लासेस ले चुके हैं। आज जो हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, और इस टॉपिक में आज हम वेक्टर्स का, उसमें भी खास कर एडिशन ऑफ वेक्टर का पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम का मतलब हम तोड़ के बच्चों की तरह बताएंगे। और एक बार अगर देख लिए आप इसको, एडिशन ऑफ वेक्टर को, तो आप लंबे समय तक इसको याद रख पाएंगे। और याद रखिए कि आप जिंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं वेक्टर का एडिशन, इतना सिंपल तरीका से हम बताएं। तो वन और वन को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ नौ तो ये जीरो होगा, नो वन होगा, नो टू होगा। तो होगा क्या? इसका एक अलग फॉर्मूला होगा। तो देखिए, इसको दो तरह से देखते हैं। इसका मिनिमम निकालते हैं, मिनिमम, और इसका मैक्सिमम। मिनिमम कितना हो जाएगा? अगर ये अलजेब्रा होता तो मिनिमम कितना होता? मिनिमम होता जीरो। तो ये जीरो से लेके और मैक्सिमम टू के बीच में कोई भी वैल्यू ये आ सकता है। तो इसी को आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर को
डिटेल से ये कैसे हुआ, कैसे, हाउ, ये कैसे, इसी को हम देखते हैं आज के क्लास में। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि वेक्टर का क्या मीनिंग होता है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर फोर्स दिया हुआ है F और ये 5 लेट न्यूटन ईस्ट दिया हुआ है, तो हमने देखा था कि वेक्टर में 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू n, दूसरा यूनिट, और तीसरा डायरेक्शन। मीन्स u और डायरेक्शन 80, तीनों को मिला दीजिए तो आप क्या देख रहे हैं, n u d, और ये मिलके हो गया वेक्टर। तो वेक्टर में 3 चीज जरूरी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट और एक डायरेक्शन। तीनों में से कोई भी चेंज करेगा तो वेक्टर चेंज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि n चेंज कर दे तो भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, इफेक्ट चेंज हो जाएगा, यूनिट चेंज करें तो पर भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज करें तो पर भी रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो 3 चीज होता है वेक्टर में, और वेक्टर का एक, इसकी 3 चीज तो आपको दिखाई दे रहा है। चौथा चीज है, इसी में एक चीज है नेचर, या जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ये भी एक अलग है, अलग अलग वेक्टर का नेचर अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि हम, जैसे अगर हम बोलें एग्जाम्पल के लिए 2 कप प्लस 2 मैन, तो आप इसको 4 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या है, नेचर अलग है। इसी तरह अगर हम 2 न्यूटन ईस्ट और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेस्ट करूं तो इसको आप ऐड नहीं कर सकते। इसलिए नहीं ऐड कर सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग, एक फोर्स को बताता और एक एक्सीलरेशन को बताता। इसका मतलब है कि जब भी वेक्टर का हम एडिशन करेंगे, जब भी वेक्टर का एडिशन करेंगे तो आपके दिमाग में 4 पॉइंट आना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट, डायरेक्शन और उसका नेचर। इन्हीं चारों को ध्यान में रखते हुए सारा एडिशंस हम करेंगे वेक्टर में। अगर ये चारों कंसेप्ट नहीं है तो हम वेक्टर का एडिशन सही से कर नहीं पाएंगे। तो पता चला हम वेलोसिटी में एक्सेलरेशन को जोड़ दिए, या वेलोसिटी में फोर्स को जोड़ दिए, या वेलोसिटी में मोमेंटम को जोड़ दिए, ऐसा हम नहीं कर सकते। मोमेंटम में मोमेंटम ही ऐड होगा, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ही ऐड होगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही ऐड कर सकते हैं, फोर्स में फोर्स को ही ऐड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन को ही ऐड कर सकते हैं। और इस नेचर को वो क्या बोलेंगे, सेम नेचर को ही हम ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं जो एडिशन के लिए, वेक्टर एडिशन के लिए क्या क्या सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। तो हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अब अगला सवाल है कि फोर्स में क्या हम एक्सेलरेशन को जोड़ सकते हैं
आंसर होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, सेम नहीं है। एक फोर्स है जो अलग फिजिकल क्वांटिटी है और एक एक्सेलरेशन है जो अलग फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए दोनों को एक साथ कभी ऐड नहीं कर सकते। तो वी शुड क्या होना चाहिए, सेम नेचर, या बोलेंगे सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ये दूसरा एग्जाम्पल हम ले लिए, वेलोसिटी और इसमें जोड़ दिए मोमेंटम, छूटेगा, आंसर होगा नो। आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि सेम नेचर हमको चाहिए, सेम नेचर या सेम फिजिकल क्वांटिटी। वी शुड, तो हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी में मोमेंटम को ऐड नहीं कर सकते। तो पहला जो कंसेप्ट ये है कि दो वेक्टर को ऐड करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए, वैल्यू जितना है हो चलेगा, डायरेक्शन अलग होगा चलेगा, डायरेक्शन अलग होगा चलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगा चलेगा, मतलब एन न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट होगा चलेगा, यूनिट डिफरेंट होगा चलेगा, डायरेक्शन डिफरेंस होगा चलेगा, लेकिन नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज एडिशन का कोई सवाल ही नहीं होता। अगला सवाल, क्या हम एक्सेलरेशन में मास को जोड़ सकते हैं? आंसर होगा नेवर, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है हमारा, ये वेक्टर है और ये क्या है, ये स्केलर है। तो क्या होगा, यस हुआ ये कि इसके पास क्या है, इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है और डी है, और इसके पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट है, इसके पास डी नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर प्लस स्केलर को आप ऐड नहीं कर सकते हैं, नो एडिशन नहीं कर सकते। तो जब हम स्केलर को नहीं कर सकते तो नंबर का सवाल ही नहीं होता। अगला इसका मतलब ये हुआ कि आप वेक्टर में नंबर को ऐड कर सकते हैं, नो एडिशन, आप ऐड नहीं कर सकते, कोई कांस्टेंट नहीं ऐड कर सकते। अगर वेक्टर में कोई कांस्टेंट है तो नो एडिशन, आप ऐड नहीं कर सकते, तो इस ऐड नहीं कर सकते। तो क्या अगला सवाल, क्या वेक्टर में वेक्टर को ऐड कर सकते हैं? यस, लेकिन विथ कंडीशन। तो
प्लस वेक्टर एट व्हेन सेम नेचर, आप ऐड कर लेंगे, लेकिन अगर नेचर सेम रहेगा तभी। तो जोड़ने के लिए एक ही कंडीशन है कि आप वेक्टर को वेक्टर में ही जोड़ेंगे, लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। टर्म एंड कंडीशन आर व्हेन बोथ आर या बोथ having same nature, means all the vectors should be same physical quantity or having same physical quantity, then you can add. Otherwise you will not add vectors if they have different nature. तो अगला सवाल, वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं। तो पहला, ज्योमेट्रिकली या अलजेब्रिकली, तो आंसर होगा कि अलजेब्रा से नहीं ऐड करते हम, ज्योमेट्री से ऐड करते हैं, ज्योमेट्रिकली। तो ज्योमेट्रिकली में भी अपने को 3 रूल्स से हम वेक्टर को ऐड करते हैं। पहला, इसको एक को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसी को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, या इसी को कहते हैं आगे जाके पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। तो 3 तरह से हम वेक्टर को ऐड करेंगे ज्योमेट्रिकली, जिसको हम ट्रायंगल लॉ कहते हैं। और ट्रायंगल लॉ 2 वेक्टर के लिए लागू होगा। 2 वेक्टर जब दिया हुआ हो तो ट्रायंगल लॉ से करेंगे। पैरेललोग्राम में भी 2 वेक्टर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, और 2 से ज़्यादा अगर वेक्टर हो तो हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन से वेक्टर को ऐड करेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं। तो इसके लिए आपको ज्योमेट्री का पूरा कंसेप्ट होना चाहिए। ज्योमेट्री का जितना कंसेप्ट होगा, हम वेक्टर एडिशन को उतना फास्ट कर पाएंगे, या वेक्टर्स का जितना भी ऑपरेशंस है, कैलकुलेशंस है, उतना हम फास्ट कर पाएंगे अगर हमको ज्योमेट्री पे कमांड है। तो दूसरा चीज़ कि हम वेक्टर पे जितना कमांड करेंगे, फिजिक्स उतना ही अपना स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो फिजिक्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको वेक्टर को 100% स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगला जो प्रॉपर्टी है वेक्टर का, वो बिल्कुल अलजेब्रा की तरह है। जैसे आपने याद होगा कि 3 में 5 को ऐड कीजिए तो कितना होता है था, 8 होता था। या आप इसको क्या करते थे, 5 में 3 को जोड़ते थे, 8 होता था। इसी तरह वेक्टर को भी आप ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर ए है और अगर बी को आप ऐड करना है, तो अगर आर है ये, तो आप बी में भी अगर ए को जोड़ेंगे तो ए भी आर ही होगा, सेम होगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूम्यूटेटिव डबल एम होगा, क्यूम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स।
इसका मतलब, या हम शॉर्ट में लिखें तो लिखेंगे ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इस लॉ को फॉलो करेंगे। तो इसलिए आप वेक्टर के एडिशन में बिल्कुल फ्री रहिए। आपको ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी ऑर्डर में आप जोड़ेंगे तो आंसर सेम आएगा। या तो बी में ए को जोड़ दीजिए या ए को बी में जोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन एडिशन के लिए होगा ये रूल, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा, घटाने के लिए नहीं होगा। घटाने के लिए आपको फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो ये था क्यूमुटेटिव्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अब जैसे हम अलजेब्रा में करते थे कि अगर मान लेते हैं 3 + 4 + 5 को ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करते थे, याद होगा। पहला तरीका ये कि 3 में 4 को जोड़ देते थे, फिर 5 को जोड़िए, यानी कि क्या करते थे 7 + 5 12। या आप कैसे करते थे 3 + 4 + 5। तो ये यानी कि 3 + 9 यानी कि 12। यही रूल्स वेक्टर में भी लगेगा और वेक्टर में भी हम इसी तरह ऐड करेंगे। इसका मतलब है कि अगर ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है और ये आर है तो आप ए में बी को जोड़ दीजिए और फिर सी को जोड़िए तो ये भी आर ही होगा। या ए में बी प्लस सी को ऐड करेंगे, ये भी आर ही होगा। जैसे भी जोड़िए आर ही होगा ऑर्डर को। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, एसोसिएटिव्स रूल्स। तो इस तरह से आप वेक्टर को, यानी किसी 2 वेक्टर को ऐड कर लीजिए, उसके रिजल्टेंट को तीसरे में ऐड कर दीजिए। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे और इसके रिजल्टेंट को ए में जोड़ेंगे। ए और बी का रिजल्टेंट निकाल लेंगे और सी में जोड़ेंगे, या अलग अलग ही हम निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी का वैल्यू सेम आएगा। इसीलिए इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। अब अगला जो प्रॉपर्टी है वेक्टर का वो ये है, आपको याद होगा कि अगर आपको 5 को मल्टीप्लाई करना होता था 2 + 3 से, तो इसको कैसे लिखते थे आप 5 × 2 + 5 × 3 यानी कि 10 + 15 25। या इसको डायरेक्ट लिखते थे 5 × 5 = 25। तो इसी तरह हम वेक्टर को भी लिखते हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा। तो अगर कोई स्केलर है, इसका मतलब अगर कोई स्केलर है m और अगर आपका वेक्टर a + b है तो इसको हम लिखेंगे m a + m b। इसको हम बोलते हैं, इस रूल्स को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव्स लॉ ऑफ वेक्टर्स, यानी कि अगर इसका मतलब ये हो गया कि लेट यहाँ 2 है और यहाँ 5 न्यूटन I है और
3 न्यूटन जे है, 3 न्यूटन जे है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, 10 न्यूटन आई हो जाएगा माइनस 6 न्यूटन जे हो जाएगा। तो ये जो हमारा रूल्स है, इस रूल्स को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव रूल्स। अगला जो वेक्टर का नियम है वो है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अपनी पहचान को बनाए रखता है वेक्टर हमेशा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम, याद होगा आपको कि अगर हम 5 में 0 जोड़ दें तो 5 आता था, यानी कि अपना 5 अपना आइडेंटिटी बचा के रखता था 0 के रिस्पेक्ट में। तो 0 को बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये दिया हुआ है, कोई f दिया हुआ है और इसमें हम 0 जोड़ दिए तो ये f ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल कि अगर दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई और इसमें आपने 0 जोड़ दिया तो ये होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई ही होगा। इस तरह का जो प्रिंसिपल है, 0 जोड़ देने पे वेक्टर्स चेंज नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज। क्लियर? अब सवाल होता है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। प्रत्येक वेक्टर का एक अपोजिट वेक्टर है जो उसको 0 बना देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है और अगर ये 0 हो गया तो इस कंडीशन में ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं वेक्टर ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर बी। और बी क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए। एक दूसरे का क्या है, दुश्मन है। एडिटिव इनवर्स का मतलब दुश्मन, एक दूसरे को ये 0 कर दिया। इसका मतलब कि अगर हम निगेटिव साइन लगा दे तो इट सेल्फ आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई वेक्टर ए है और इसमें उसी का उल्टा जोड़ दें, उसी का उल्टा मतलब माइनस लगा दें तो हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे, ये हो जाएगा 0। इसका मतलब प्रत्येक वेक्टर का एक निगेटिव वेक्टर होगा, प्रत्येक वेक्टर का एक निगेटिव वेक्टर होगा जो उसको 0 कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 5 न्यूटन ईस्ट की बात करें और इनमें से घटा दें या ऐड कर दें -5 न्यूटन ईस्ट, ये सेम है लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, ये सेम है लेकिन यहाँ निगेटिव है, तो ये 0 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं नल वेक्टर, इसको हम 0 वेक्टर भी बोलते हैं। नल वेक्टर और इसको हम 0 वेक्टर बोलते हैं। इसका मतलब प्रत्येक वेक्टर का एक निगेटिव वेक्टर होगा जो उसके वैल्यू को 0 कर देगा। अब अगला प्रॉपर्टी है जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमारा एक कोई ए है, ये वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है और बी भी वेक्टर है, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, हमारा एक वेक्टर होगा। और इसका डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से लेके लास्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट यानी कि हेड पे जाएगा और ये भी रिजल्ट होगा और एक क्लोज्ड हो गया। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको क्लोजर प्रॉपर्टी। एक देखिए ये क्लोज्ड हो गया, ए वेक्टर था, बी वेक्टर था और ये रिजल्ट हो गया और ये लूप हो गया और ये ट्रायंगल बना दिया ना, इसलिए इसको कहते हैं
ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं इसको। और प्रत्येक कंडीशन में रिजल्ट के साथ और कंपोनेंट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर, इसको बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर और इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर और कंपोनेंट वेक्टर मिलकर के एक लूप बना देगा, एक क्लोज्ड लूप बनाता है, इसलिए इसको क्लोज्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब अगला सवाल है कि हम वेक्टर एडिशन क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ा वेक्टर एडिशन करने का, वेक्टर एडिशन हम क्यों करें। तो वेक्टर एडिशन का पर्पस क्या है, एक ही पर्पस है, टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर्स निकालने का। अब अगला सवाल ये होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, किसको कहते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है रिजल्ट वेक्टर को निकालना, और फिजिक्स बहुत आसान है इसलिए क्योंकि फिजिक्स में हम वही पढ़ते हैं जो रियली में इवेंट या फिनोमेना नेचर में होता है। वो घर में हो सकता है, ये हम जर्नी में हो सकता है, और हर जगह जो फिजिक्स में जो घटनाएं इवेंट्स हम देखते हैं वो सारे फिनोमेना फिजिक्स के हैं। इसलिए फिजिक्स का स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसका एग्जाम्पल आपको हर जगह मिलेगा। रोटेशन देखना है तो देख लीजिए, आपके रूम में फैन चल रहा है, बल्ब है, आप कुकर जलाते, हीटिंग इफेक्ट देखना है तो किचन में आप हीटिंग इफेक्ट देख सकते हैं। पेंडुलम देखना है, रूम में झूले, रनिंग करना है, ट्रेडिंग मिल पे दौड़ना है, साइकिलिंग करना, ड्राइविंग करना, तो बहुत सारे फिजिक्स के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको इंटरेस्टेड बनाता है। अब रिजल्टेंट वेक्टर को हम वेरी इजीली समझने का प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल से। अब हमको मान लीजिए अपने पास दो लेवर है, लेवर 1 और लेवर 2, और दोनों मान लीजिए कि आपको दिन भर में लड्डू बना के देता है। लेवर 1 का एफिशिएंसी 10 kg लड्डू पर डे है, एक दिन में बनाता, और ए आपको 15 kg लड्डू पर डे में बनाता, पर डे बनाता। यानी कि दिन भर में दोनों लेबर मिला के आपको 25 kg लड्डू बना के देता। एक तीसरा लेबर आया आपके पास, लेबर 3 आया और बोला कि सर हमें रख लो, हम अकेले 25 kg लड्डू पर डे बना के देंगे। बोले सैलरी कितना लोगे, तो बस जो इस दोनों को दे रहे थे वो केवल हमें दे देना। आपको बेनिफिट कुछ नहीं हुआ, आपको बेनिफिट हुआ कि सैलरी भी सेम है, सेम सैलरी, लेकिन आपने क्या किया, नंबर को रिड्यूस कर दिया। कभी आपको 2 व्यक्ति को कॉल करना पड़ता था, एक को मान लेते हैं राजू, और एक को मान लेते हैं
तो राजू को भी पहले कॉल करना पड़ता था कि लड्डू बना कि नहीं, और रमेश को भी। अब तीसरा लेबर जो है, जो भी है, इलेक्ट सोहन। तो अब आपके पास एक ही लेबर रहा सोहन, जो दोनों का काम कर देगा, उतना ही सैलरी में उतना ही काम कर देगा। अब जो ये तीसरा, जो इस दोनों को रिप्लेस कर दिया, दोनों के बदले में आपने सिंगल का जो यूज किया, इसी को कहते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर है जो बहुत सारे वेक्टर के बदले में आता हो, और उन सब वेक्टर के का जो जितना इफेक्ट वो सब मिल के कर रहा था, उतना अगर ये अकेले कर दे तो उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। तो जब बहुत सारे लोगों के बदले में एक आदमी उतना ही काम, उतना ही सैलरी, उतना ही पैसे में, उतने ही समय में कर दे, तो उसको रिजल्टेंट मैन पावर कहेंगे। और जब एक ही वेक्टर बहुत सारे वेक्टर का काम उतना ही समय में, उतना ही एफिशिएंसी के साथ, उतना ही खर्च में कर दे, ऐसे कंडीशन को हम रिजल्टेंट कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो रिजल्टेंट वेक्टर का क्या हुआ, अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ आप O पर थे, O, P और Q, और आपको O से Q ट्रेवल करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन मिला। एक बाय रोड ये बोला कि हम आपको O से P पर छोड़ देंगे। बोले कितने रुपये लोगे भैया? X रुपीज हम लेंगे। P पे आने के बाद अब दूसरा आप साधन लेते हैं, दूसरे बस से जाते हैं, और ये आपको P से Q पे छोड़ दिया, और ये P से Q पे छोड़ दिया, और ये 5 रुपीज आपका फेयर लिया। तीसरा बोला कि सर मेरे साथ आइए, मैं उतना ही रुपीज में आपको P से Q पे छोड़ दूंगा, P से Q पे छोड़ दूंगा, उतना ही रुपया लूँगा, और टाइम भी उतना ही लेंगे, बस मेरे साथ है। तो ये जो रिजल्ट ये जो आ रहा है, इसको हम रिजल्टेंट कहेंगे, क्योंकि ए आपको P तक पहुंचाया, B आपको Q तक पहुंचाया, और R आपको डायरेक्ट O से Q पर पहुंचा दिया। जो काम A और B दोनों मिलके किया, दोनों मिलके आपको O से Q पे पहुंचाया, और R आपको डायरेक्ट पहुंचा दिया। तो R को हम क्या कहेंगे? R को क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ A एंड B। और A और B को क्या कहते हैं? आप कंपोनेंट वेक्टर बोल सकते हैं इसको, कंपोनेंट वेक्टर्स बोल सकते हैं, या आपका जो बेसिक वेक्टर्स है वो बोल सकते हैं, या ऑरिजिनल वेक्टर्स बोल सकते हैं। तो यही रिजल्टेंट वेक्टर। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमें 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 1 से 5 पे आपको जाना है। तो पहले आपने क्या किया? आपको 1 से 2 पॉइंट नंबर पर A ले गया, 2 से 3 पे B ले गया, 3 से 4 पे C ले गया, और 4 से 5 पे D ले गया। अगर आप फाइनली आप 1 नंबर पे थे इनिशियली, और फाइनली आप 5 नंबर पे चले गए,
अब क्या कीजिए, इसको आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। डायरेक्ट ऐड करने के लिए आप इसको क्या कीजिए, स्केल से स्केल लेंगे और इसको मैच ऐसे मिला देंगे। अब ये देखिए एक क्लोज लूप बन गया, इसको हम बोलेंगे आर। और फार्मूला वेरी इजी है लिखना। पहले आप क्या कर रहे थे, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, लेकिन रिजल्ट में क्या हुआ, एक ही बार में आपने 1 नंबर से 5 नंबर चल गए। तो ये जो है हमारा, ये इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर्स। किसका, ए बी सी डी का। और इसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन रूल। पॉलीगॉन रूल। तो ये हम एडिशन किए ज्योमेट्रिक के तहत, ज्योमेट्रिकली, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी हमको निकालना पड़ेगा। तो इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो अभी तक हमने मोटा मोटी, अगर हम शॉर्टकट में बताएं तो वेक्टर एडिशन में हम, एडिशन ऑफ वेक्टर में हम 3 पैरामीटर्स को लेकर चले। पहला तो हम देखें कि कंसेप्ट और रूल, एडिशन के लिए क्या क्या कंसेप्ट था। तो अभी देखे थे कि वेक्टर में वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर ही होगा, यानी कि वेक्टर में केवल वेक्टर को ही ऐड कर सकते हैं और रिजल्ट भी हमारा वेक्टर आएगा। और वो भी कंडीशन के साथ, वेक्टर में वेक्टर को ऐड करेंगे तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका सेम नेचर हो। दूसरा हम देखें कि वेक्टर का एडिशन जो है वो ज्योमेट्री के तहत होता है। ज्योमेट्री के तहत हम इसको ऐड करते हैं। जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी, ये देखिए ट्रायंगल के 2 साइड भुजा बना रहा है, त्रिभुज के 2 भुजा की तरह काम कर रहा है, और 2 भुजा हमारा वेक्टर है ए और बी, और तीसरा जो भुजा है वो रिजल्टेंट कहलाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। और तीसरा जो हम मैथमेटिकली लिखेंगे इक्वेशन, वो आर बराबर ए प्लस बी, इसको मैथमेटिकली कहते हैं। तो हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, एक क्लियर हुआ। इसको हम डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका इक्वेशन को हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन का। और ये वैल्यू होगा वेक्टर आर बराबर रूटेंडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको हम प्रूफ करें। तो हम अगले पार्ट में देखेंगे कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर q और एक वेक्टर p है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, 2 वेक्टर हैं, तो उसको ऐड करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन, या तो हम p में q को ऐड कर दें, या दूसरा q में p को ऐड कर दें, और दोनों बराबर होगा, ये आपको पता है। और इस रूल्स को भी क्या करते थे ये भी पता है। इस रूल्स को कहते थे कम्यूटेटिव लॉ। मतलब दोनों तरह से हम ऐड कर सकते हैं। और इसलिए, और वेक्टर्स के हम बेसिक क्लास में बताए थे कि किसी वेक्टर को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, बशर्ते कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब उसका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, अगर मान लेते हैं हम इसको लें, तो हम P को लेंगे ऐसे लिए, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। एरो को आप कहीं भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं। और ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ
क्वाड्रेंट का यूज करते हैं। और ये अगर थीटा है तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए पहला कंडीशन ये था कि अगर हम P लिखें तो P का क्या होगा, यहाँ टेल होगा, और P का क्या होगा, यहाँ हेड होगा। लेकिन हमेशा एडिशन के लिए पहला नियम था ये कि जब भी हम ऐड करेंगे हेड प्लस टेल आएगा, हेड में टेल आएगा, हेड पहले आएगा उसके बाद टेल आएगा। तो यानी कि हेड, P का हेड और Q का टेल आएगा। इसका मतलब इसमें इसका हेड और इसका टेल आएगा, इसका हेड आएगा, इसका टेल आएगा। बस ये चीज याद रखना है, HT। तो इसका टेल आया, लेकिन इसके डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करेंगे और इसकी लेंथ को भी हम चेंज नहीं करेंगे। अगर लेंथ बड़ा लग रहा है तो इसको हम छोटा कर देते हैं। और अब क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर का टेल लेंगे और लास्ट वेक्टर का हेड, लास्ट वेक्टर मेरा 2 पे खत्म हो रहा है, हेड, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये एंगल भी नहीं पता, इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं, लेफ्ट, ये लेफ्ट माना। तो हम ज्योमेट्री से अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब चलिए इसका पॉइंट अगर हम बना लें, अगर हम पॉइंट इसको बनाएं O A B और इसको D बना लें, O A D बना लें, उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, AD बराबर क्या, ये निकालना पड़ेगा, और BD बराबर क्या, ये निकालना पड़ेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इस एंगल को हम जूम आउट करते हैं, बड़ा करके आपको दिखाते हैं। तो बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ और बड़ा करके लिखता हूँ। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए, O एक वेक्टर P है, O B वेक्टर R है, और A और B वेक्टर Q है, और ये थीटा जो है यहाँ है। अगर हम फ्रॉम ट्रायंगल ADB से लें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो देखिए साइन थीटा और क्या हो जाएगा, अब जानते हैं P/H, और इसमें P कौन होगा, तो ये हो जाएगा BD बट्टा, और इसमें H कौन क्या हो जाएगा, Q का मॉड, तो BD बट्टा Q, और इसलिए T बराबर हो जाएगा Q साइन थीटा। अब इसी में कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस बटा H, बेस बराबर हो जाएगा AD और H बराबर हो जाएगा Q का मॉड। इसका मतलब AD और Q, और यहाँ से AD आ जाएगा Q cos थीटा। एक दो, अब हम इस ट्रायंगल में फ्रॉम
राइट एंगल ट्रायंगल क्यू डी बी में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इस ट्रायंगल में देखिए ए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर। अब मेरा इसमें पी कौन है, तो देखिए बी डी मेरा बी डी स्क्वायर प्लस बी कौन है, बेस, तो बेस है हमारा ओ ए प्लस ए डी ओ ए प्लस ए डी बराबर ओ बी क्या है हमारा, आर मॉड का स्क्वायर ले लीजिए। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो देखिए बी डी बराबर हमारा है, बी डी बराबर क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर और प्लस ओ ए है हमारा पी का मॉड यानी कि पी का मॉड और प्लस ए डी दिया हुआ है, ए डी आगे है क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, आप इसे नोट कीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ लिखते हैं, हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस पी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा बराबर आर स्क्वायर। या इसमें हम देखिए क्या करेंगे, दो जगह है आपका क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कॉमन ले लें हम, क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर। इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्यू स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर, या डायरेक्ट या फिर हम इधर से लिखे आर स्क्वायर बराबर या तो पी प्लस क्यू लिखे या क्यू प्लस पी लिखे, तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। या आप इसे नोट कीजिए, या आर बराबर √100 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये आपका इक्वेशन आया, ये आपका इक्वेशन आया, जहाँ फिर थीटा बराबर एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, पी और क्यू के बीच का एंगल है। नोट कर लिए, नोट कर लीजिए।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ हो, अगर वेक्टर दिया हो p प्लस q बराबर r, तो हम लिखेंगे r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, where थीटा बराबर एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q, p और q के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल। क्लियर? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ r का मॉड का स्क्वायर बराबर वेक्टर p के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर q के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर p का मॉड इंटू 2 इंटू वेक्टर p का मॉड इंटू q का मॉड और cos थीटा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होगा, डायरेक्शन हट जाएगा और r का मॉड बराबर क्या हो जाएगा, r का मॉड बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं p के मॉड का स्क्वायर प्लस q वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर p का मॉड q का मॉड और cos थीटा। तो इस तरह से लिखते हैं हम वेक्टर के और रिजल्टेंट को इस तरह से लिखते हैं। नोट कर लिया? तो थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में हम देखेंगे अलग अलग केसेस, एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए अलग अलग केसेस, उनके बीच में एंगल्स कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट और किसी वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। जैसे रिजल्टेंट और वेक्टर p के बीच में एंगल कितना होगा, रिजल्टेंट है और वेक्टर q के साथ एंगल कितना बनेगा, और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल जो कॉम्पिटिशन्स में, जो मेडिकल के एग्जाम में, जो इंजीनियरिंग के एग्जाम में आते हैं, उनका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। थैंक यू वेरी मच।